बच्चों, हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 25 बनाने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास। ठीक है, आप सबको पता है कि जो मादा और नर युग्मक हैं, यानी नर और मादा जननांग जो होते हैं वो पुष्प के अंदर लगते हैं। पादप का जो पुष्प होता है उसके अंदर जननांग उपस्थित होते हैं, और पुष्प जो होता है वो एक प्रकार का रूपांतरित परोह होता है। मतलब परोह या तने के रूपांतरण से ही पुष्प का निर्माण होता है। इसे हमें बीजाणु पर्णधारी परोह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो है मादा और नर बीजाणुधानी पर्ण जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे जो है पुष्प को बीजाणु पर्णधारी परोह भी कहते हैं। पुष्प व्रंत जो होता है उसके शीर्ष पर पर्व और पर्व संधियाँ जो है वो सघन रूप से पाई जाती हैं, जिनमें बंध्य और उर्वर उपांग पाए जाते हैं। बंध्य जो जनन भाग नहीं लेते हैं, जो जनन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, उर्वर जो जनन में सक्षम होते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो पुष्प जो है उसके अंदर 4 चक्र पाए जाते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको चित्र के द्वारा समझाया भी था, एक बार फिर से हम इन्हीं को रिपीट करेंगे। जो पूर्ण पुष्प होता है उसके अंदर निम्न चार चक्र पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला बाह्य दलपुंज, जो हमने स्टडी करा था, उसके अंदर हरे रंग के थे। ठीक है, प्रथम चक्र होता है, सबसे बाहर होता है, कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है। नंबर 2 जो होता है दलपुंज होता है, ये पूरा का पूरा दूसरा चक्र होता है। पहला चक्र जो था बाह्य दलपुंज, इसमें एक अकेले को बाह्य दल कहेंगे, पूरे चक्र को बाह्य दलपुंज कहेंगे। उसी प्रकार दूसरे दलपुंज के अंदर जो दूसरा चक्र है उसमें एक को दल और पूरे चक्र को दल पुंज कहते हैं। ठीक है, दलपुंज जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, जो कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं अपन ने पढ़ा था कि पुष्प में बंध्य और उर्वर उपांग पाए जाते हैं, तो ये सहायक जनन अंग है, जनन की प्रक्रिया में केवल क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब है पुमंग, ये तीसरा चक्र होता है, ये नर जनन अंग होते हैं इसके अंदर, और इसमें पुंकेसर होते हैं। नर जनन अंग कौन सा होता है इसके अंदर, पुंकेसर। पूरे चक्र को क्या बोल देते हैं हम, पुमंग। सेम वे में चौथा जो चक्र होता है इसे हम क्या कह देते हैं, जायांग। चौथा जो चक्र होता है इसे हम क्या कह देते हैं, जायांग। ये मादा जनन अंग है। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, वैसे इसमें भी एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, अंडक या स्त्री केसर होते हैं। तो एक पुष्प में कितने चक्र बताए मैंने आपको, 4। सबसे बाहर वाला बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज जो हरे रंग के, बाह्य दलपुंज जो रंगीन वो दलपुंज। जो तीसरा चक्र होता है उसे हम कह देते हैं नर जनन अंग, जिसमें क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। चौथा चक्र जायांग, जिसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, अंडक या स्त्री केसर। ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं, और पुमंग और जायांग को हम क्या कहते हैं, जनन चक्र कहते हैं। ठीक है, अब हम इनकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसमें नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ रहे हैं। तो नर युग्मोद्भिद जो होता है, नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, मैंने आपको बताया। नर जो होता है उसके पूरे चक्र को पुमंग कहते हैं, एक इंडिविजुअल को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। अब इधर सुनेंगे ध्यान से। प्रत्येक जो पुंकेसर होते हैं उसके 3 भाग हैं। वैसे वो 2 भाग है, बीच में योजी और पाया जाता है। तो परागकोश, जो दोनों परागकोश के अंदर 2 पराग पालियाँ होती हैं अधिकतर के अंदर, है ना, ज़्यादातर के अंदर, और परागकोश के अंदर 2 पराग उसमें बटा हुआ होता है, और नीचे क्या पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है। परागकोश और नीचे क्या है, व्रंत, और दोनों पराग पाली को जोड़ने का काम कौन करता है, योजी करता है। ठीक है, कौन करता है, योजी। अब एक जो पाली है इसके अंदर 2 परागपुट होते हैं, ऐसे करके 4 लघु बीजाणुधानियाँ चारों कोनों पर विकसित होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उनके सर जो होती हैं उनके अंदर क्या विकसित होती हैं, लघु बीजाणुधानियाँ। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ बीचों बीच ये योजी होती हैं, बीचों बीच ये क्या है, योजी। ठीक है, ये दोनों दोनों ये पालियाँ, एक के अंदर 2 परागपुट और एक परागपुट के अंदर 1 लघु बीजाणुधानी। अब ज़्यादातर में ऐसा होता है, लेकिन मैं मालवेसी कुल की बात करूँ तो उसके अंदर 2 पाली ना होकर 1 ही होते हैं, तो 2 परागपुट होंगे तो 2 लघु बीजाणुधानी। वैसे तो 4 होती है प्रत्येक में, लेकिन मालवेसी कुल में केवल कितनी पाई जाती है, 2 ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, देखिए इधर ध्यान से। पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी का
वह पढ़ेंगे हम। पुंकेसर को हम क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, क्योंकि लघु बीजाणु पर्ण पर क्या लगती है, लघु बीजाणु धानी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। एक पुमंग के अंदर एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको। पुंकेसर को क्या बोल देते हैं, लघु बीजाणु पर्ण, और ये क्या है, नर जननांग। पुंकेसर में क्या होता है, ऊपर बीजाणु युक्त भाग जो होता है, जिसमें बीजाणु जैसी संरचनाएं विकसित होती है, जिन्हें हम बाद में परागकण कहते हैं। तो उस बीजाणु युक्त भाग को हम क्या कह देते हैं, परागकोश। पतला जो व्रंत होता है उसे हम क्या कह देते हैं, पूतंतु। ठीक है, प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियाँ होती हैं, 2 पालियाँ होती हैं, जो कि एक योजी द्वारा जुड़ी रहती है। मैंने आपको बताया बीच में संयोजी चित्र के अंदर, तो एक योजी द्वारा क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, संवहन बंडल। ठीक है, जिसके द्वारा पदार्थों का परिवहन होगा। प्रत्येक परागकोश पाली के अंदर कितने परागपुट होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, परागपुट, और जिनमें जिन्हें क्या कह देते हैं, लघु बीजाणुधानी। तो प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई, 4, जबकि मालवेसी में क्या होती है, एक ही पाली, इसलिए कितनी लघु बीजाणुधानी हो गई, 2 ही हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं हम। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। एक पुंग के अंदर बहुत सारे पुंकेसर हो सकते हैं। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, और पुंकेसर के अंदर के 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग परागकोश, नीचे वाला भाग पूतंतु। प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ, दोनों पालियाँ संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक परागकोश के पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ, जिन्हें परागपुट कहते हैं या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। 4 लघु बीजाणुधानी होती है, लेकिन मालवेसी में 2 ही होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब परागधानी में मैंने दिखाया है आपको छोटी छोटी संरचना क्या होते हैं, परागकण। परागधानी लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण क्या कहलाएंगे, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जो होते हैं वो इसके अंदर भरे हुए होते हैं, और इन लघु बीजाणु को ही हम क्या कह देते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, परागधानी में परागकण तो लघु बीजाणु से भरे रहते हैं, और इन लघु बीजाणु को ही हम क्या कह देते हैं, परागकण। परागकण का जो निर्माण होता है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का से होता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये नर युग्मक है, और युग्मक का निर्माण क्या है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, तो परागधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होते हैं। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। वापस सुन ले, परागधानी समझ में आ गई। परागपुट के अंदर लघु बीजाणुधानी, इसी को ही परागधानी कहते हैं। अब इसके अंदर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अर्धसूत्री विभाजन से 1 से 4 बनेंगे, तो वो अर्धसूत्री 4 युग्मक बनेंगे, परागकण बनेंगे। इसका आगे बढ़ेंगे अब विकास, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर, परागकोश और परागकण की परिवर्धन को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, कि किस प्रकार इनका परिवर्धन होता है। अब मैंने आपको बताई कि प्रत्येक जो है उसके अंदर ये परागकोश है, मान लीजिए इस परागकोश के अंदर चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानियों का विकास होता है। ठीक है, तो परागकोश के चारों स्तर पर कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बाह्य स्तर से जो नीचे वाली जो अधस्तरीय कोशिकाएं होती हैं वो अपने आकार में अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती हैं, पूरा ऊतकीय संरचना है, लेकिन कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई चारों कोनों पर। ठीक है, ये अपने बकार, स्पष्ट केंद्रक, बड़े केंद्रक, गाढ़े जीव द्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से क्या हो गई, भिन्न। ये चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाओं से घिरी हुई है, लेकिन चारों कोनों पर ये 4 कोशिकाएं स्पष्ट रूप से इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें बड़ा केंद्रक है, स्पष्ट कोशिका है, जीव द्रव्य मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, प्रप्रसूतक कोशिका। क्या कह देते हैं, प्रप्रसूतक कोशिका। ठीक है, इस प्रप्रसूतक कोशिका में परितः विभाजन होते हैं, यानी परतः के रूप में विभाजन होता है, जिससे बाहर वाली जो भाग है, परत के रूप में विभाजन होता है, तो बाहर वाला जो भाग होता है उसे वो तो बनाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका। जो बाहर वाला भाग है वो तो क्या बनाएगा, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, और अंदर वाला भाग जो है वो बनाएगा बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। अब भित्ति कोशिका से तो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, भित्ति कोशिका से तो परागकोश की भित्ति बनेगी,
ठीक है, जो बहुत सारे स्तरों से निर्मित होती है, जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बीजाणुजन ऊतक जो होता है, इस बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे परागकण का निर्माण होता है। और बाहर ये भित्ति कोशिका इसके चारों तरफ क्या बना लेती है, भित्ति बना लेती है। ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं। देखो, परागधानी के विकास के समय परागकोश के चारों कोनों पर बाह्य स्तर के नीचे अधस्तरीय जो कोशिकाएं, तो बाह्य स्तर के नीचे जो अधस्तर कोशिकाएं हैं, वो अपने आकार, स्पष्ट और बड़े केंद्रक और गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे हम क्या कह देते हैं, प्रप्रसूत कोशिका, प्रप्रसूतक कोशिका। इसमें कौन से विभाजन होते हैं, परिणत या परितः। ठीक है, जैसे बाह्य और अंदर क्रमशः। बाहर तो क्या बनेगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ क्या बनेगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। और बीजाणुजन कोशिका जो है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें सूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे परागकणों का विकास होता है। ठीक है, जिससे परागकणों का विकास होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका में परागकोश भित्ति का निर्माण होता है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में अनेक सूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो है वो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है वो परागकोश की भित्ति बनाती है। ठीक है, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका से निर्मित परिपक्व अवस्था में अनुप्रस्थ काट अगर हम देखें तो उस अनुप्रस्थ काट के अंदर हमें 4 भाग जो हैं, 4 स्पष्ट रूप से स्तर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिखते हैं, देखो, सबसे बाहर क्या होगी, बाह्य त्वचा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, अंतःस्थिशियम। उसके नीचे क्या होगी, मध्य स्तर। और चौथा क्या होगा, टैपिटम। वापस देख लें, सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा जो होती है वो एक स्तरीय ही होती है, कोशिकाएं दीर्घित चपटी चपटी से होती है। सबसे बाहर है तो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करती हैं। ठीक है, अभी चित्र द्वारा और समझेंगे हम इसको, ध्यान रखिए। सबसे बाहर क्या है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो होती है वो परागकोश की सबसे बाह्य एक स्तरीय होती है। इसकी कोशिकाएं दीर्घित और चपटी होती हैं, और ये परागकोश की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, अब देखें अंतःस्थिशियम क्या होती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं, थोड़ी मोटी और दीर्घित होती हैं, और दीर्घित होने के कारण साथ साथ इन पर आंतरिक स्पर्श भित्तियों में अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। आंतरिक स्पर्श भित्तियों में किसका जमाव होता है, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। ठीक है, आंतरिक स्पर्श रेखी भित्ति पर अल्फा, जिसके कारण रेशेदार पट्टियाँ हो जाती हैं। इन पत्तियों के कारण जैसे ही वातावरण में आर्द्रता मौजूद होती है तो इस आर्द्रता को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और आर्द्रता को ग्रहण करने के साथ ही साथ आर्द्रताग्राही होती है, इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और इन्हीं के कारण परागकोश का जब स्फुटन होता है और परागकण मुक्त होते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो परत होती है ये परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी स्पर्श रेखी भित्तियों पर किसका जमाव हो जाता है, अल्फा सेल्यूलोज का। किसका जमाव हो जाता है, अल्फा सेल्यूलोज का। अल्फा सेल्यूलोज के जमाव के कारण ये आर्द्रताग्राही हो जाती हैं। जैसे ही आर्द्रता नमी को ग्रहण करती हैं तो ग्रहण करते खिंचाव उत्पन्न होता है और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो उसके बाद मध्य स्तर देखो, मध्य स्तर जो है वो 1 से 3 परतों का जो है वो बना हुआ हो सकता है। अंतःस्थिशियम जो है उसके अंदर की ओर होता है। चौथा और सबसे लास्ट स्तर है उसे हम कहते हैं टैपिटम। ये परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर होता है, इसमें सघन जीव द्रव्य होता है। इसकी कोशिकाएं जो केंद्रक जो होता है बहुत स्पष्ट होता है। ये कोशिकाएं जो होती है बहुत स्पष्ट रूप से परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्रकीय और बहुगुणित भी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस परागकोश भित्ति का। इसमें 2 प्रकार की हो सकती है, ये अमीबॉय या अमीबीय, स्त्रावी या ग्रंथिल टैपिटा। ठीक है, ये वसीय प्रकृति की होने के कारण क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। और गोलाकार जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय। जब ये गोलाकार हो जाती है तो हम इन्हें क्या कह देते हैं, प्रोयूबिस्काय। जो स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण किस में परिवर्तित हो जाती हैं,
युबिशकाय में परिवर्तन हो जाती है। स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण किस में परिवर्तित हो जाती हैं? युबिशकाय के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और जो परागकण होता है उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो वो स्पोरोपोलिन उसको कहाँ से मिलता है? उसको इसी टैपिटम से मिलता है। तो इस प्रकार ये परागकण के निर्माण में भी क्या होती है? सहायक होती है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, टैपिटम जो होता है वो परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसकी कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है, स्पष्ट कोशिकाएं होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, बहुगुणित हो जाए और बहुकेंद्र की भी हो जाती हैं। बाद में 2 प्रकार की हो सकती है, अमीबॉइड यानी अमीबा की तरह, ठीक है। दूसरी स्त्रावी प्रकृति की भी होती हैं। इनकी जो भित्ति वसी प्रकृति की होती हैं, गोलाकार होती हैं, इन्हें हम प्रोयुबिशकाय कहते हैं। और स्पोरोपोलिन इनका जब इन पे जमा हो जाता है तो हम इन्हें क्या कहते हैं? युबिशकाय। तो क्योंकि प्रोयुबिशकाय किस में परिवर्तित हो जाती है? युबिशकाय में परिवर्तित हो जाती है। और यह परागकण के निर्माण में सहायक होती है। मैंने आपको बताया क्यों निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि परागकण की आंतरिक भित्ति जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। तो ये स्पोरोपोलिन जो होता है, जो स्पोरोपोलिन जो होता है वो परागकण की जो भित्ति होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है और स्पोरोपोलिन का जमाव उन पर पाया जाता है। इस प्रकार ये परागकण के निर्माण में भी सहायक होती है। अब काम क्या होता है इस टैपिटम का? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एक तो परागकण के निर्माण में सहायक है, एक परागकण को जो परिवर्धित हो रहे होते हैं अंदर, क्योंकि अंदर बीजाणु जनऊतक है, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, उससे परागकण विकसित होंगे। तो उनको पोषण प्रदान करने का काम जो होता है वो टैपिटम ही देती है। यदि विकास से पहले टैपिटम क्षतिग्रस्त हो जाए, हासित हो जाए, तो मान के चलिए कि जो मादा नर युग्मक या परागकण जो होता है उसका विकास जो है वो क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, बंधे रह जाएंगे परागकण विकास पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण। तो ये टैपिटम की इसके लिए उपयोगिता है। तो यहाँ आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब टैपिटम हासित हो जाए या नष्ट हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए? तो परागकण का विकास नहीं हो पाएगा, बंधे हो जाएंगे परागकण और वृद्धि जो उनकी होगी वो भी अवरुद्ध हो जाएगी और वो जननक्षम नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरा ऊतक है बीजाणुजन ऊतक। परागकोश भित्ति का जो आवृत्त कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणुजन ऊतक बनाती हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, इनमें सूत्री विभाजन होता है और उससे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक बार चित्र द्वारा और समझिए, देखें ये परागकोश भित्ति का चित्र है। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले एक स्तरीय बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा जो होती है वो चपटी चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, परागकोश का सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। दूसरे नंबर की अंतःस्थिशियम होती है। अंतःस्थिशियम जो होती हैं इनमें स्पोरोपोलिन का जमा, अंतःस्थिशियम में इस अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है। अंतःस्थिशियम पर अल्फा सेलुलोज के जमाव होने के कारण ये आर्द्रताग्राही होती हैं और आर्द्रताग्राही होने के कारण ये परागकोश के स्फुटन में सहायता भी करती हैं। उसके बस्ट नीचे 2 से 3 परतें मध्य परत है। मध्य परत के अंदर जो है ये वाली, ये जो स्पष्ट केंद्रक आपको जिनका दिख रहा है कोने कोने पे, ये टैपिटम, ठीक है। टैपिटम 2 प्रकार की बता चुके हैं अपन। अमीबॉइड होती है, स्त्रावी प्रकृति की होती हैं। स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन होता है इनके अंदर, जमाव होता है इनके अंदर। प्रोयुबिशकाय की वसीय प्रकृति की होती हैं तो प्रोयुबिशकाय कहते हैं। स्पोरोपोलिन का जब जमाव हो जाता है युबिशकाय कहलाती है और परागकण के परिवर्धन में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि इसके बीच में कौन सा ऊतक है? बीजाणुजन ऊतक है। इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका और परागकण विकसित होंगे अंदर की ओर। तो ये टैपिटम सबसे ज़्यादा इसके संपर्क में, इसलिए इसको पोषण भी प्रदान करता है और इसके परिवर्धन में सहायता भी करता है, ठीक है। अगर ये क्षतिग्रस्त होगा तो इसका परिवर्धन रुक जाएगा और ये बंधे हो रह जाएंगे, इनका विकास पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कैसे रह जाएंगे? बंधे रह जाएंगे। कौन? परागकण। तो ये हो गई परागकोश भित्ति की संरचना।